हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएमसी टू क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोग के नीट के एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको ये बात पता है कि नीट के एग्जाम में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से वेटेज सबसे ज्यादा बायोलॉजी का है। अब रीसेंट ट्रेंड्स को देखते हुए जिस तरीके का कट ऑफ हमारा जा रहा है, उस ट्रेंड्स को देखते हुए हमको एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि बायोलॉजी में आपको 360 आउट ऑफ 360 लाना कितना जरूरी है। तो अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए तो आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाना पड़ेगा। मैं शिखर श्रीवास्तव, मैं खुद एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहा हूं और पिछले 4 साल से मैं बच्चों को सिखा रहा हूं। खुद भी मैंने 2 से 3 साल प्रिपरेशन किया है, तो मुझे पूरी बारीकियां पता है कैसे नीट में आपको 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में लाना है और क्या प्रोसेस है कि आप उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, जैसे बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो अलग अलग मटेरियल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी। तो रीड ओनली एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी को रीड कैसे करना है? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि हम एनसीईआरटी को रीड कैसे करेंगे। तो एनसीईआरटी को रीड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एनसीईआरटी के वर्ड्स को, सेंटेंस को, स्टेटमेंट्स को पढ़िए और उसके बाद जो आपके लेक्चर नोट्स हैं उससे रिफर करके आप उस टॉपिक को समझिए। तो पहले आपको बेसिकली क्या करना है कि लेक्चर में ध्यान देना है। लेक्चर में जब आपने वो टॉपिक पढ़ा, आप लेक्चर नोट्स रिवाइज कर रहे हो अपने टीचर के, और जब आप वो पूरा टॉपिक समझ जाओगे और फिर जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है? रीड ओनली एनसीईआरटी। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक और रीजन है कि एनसीईआरटी हमें रीड करनी है। तो एनसीईआरटी रीड करनी है, उससे क्या होगा कि हमें नोट्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत टफ है। एनसीईआरटी का लैंग्वेज टफ है। अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे, उसको समझोगे, तो आपको हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ना समझ में आए, जिसकी वजह से आप कोई दूसरा अजम्पशन लगा लो, तो जो स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आपसे गलत हो जाएंगे वहां पे एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो चीज है वो क्या है कि आपको एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है। मल्टीपल रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। मल्टीपल रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी करने की का रीजन क्या है वो समझते हैं। तो देखो, मल्टीपल रीडिंग एनसीईआरटी करने का ये जरूरत है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और बार बार पढ़ोगे, तो कोई एक टॉपिक का बार बार पढ़ते हो और उसके साथ साथ आप पीवाईक्यूज लगाते हो, तो पीवाईक्यूज लगाते वक्त आपको ये समझ में आता है कि एनसीईआरटी के इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं और वो पीवाईक्यूज लगा करके आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हो। तो जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे और वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़े रहोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इस लाइन से क्वेश्चन आ रहा है और इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इस डेटा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आपको मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, तो उसके साथ मस्ट क्या है? यू हैव टू सॉल्व पीवाईक्यूज। ठीक है, तो जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उतनी बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अब सुन, अब होता क्या है कि एनसीईआरटी में डेटा बहुत सारा है। अब एनसीईआरटी में डेटा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में हमारे टोटल डेटा है 200। 200 डेटा हमारे पास टोटल एनसीईआरटी में गिवन है। अब इस 200 डेटा में से होता क्या है कि एक अच्छे बच्चे को 50 से 60 डेटा, 70 डेटा उसमें एनसीईआरटी की लाइंस याद रहती हैं, स्टेटमेंट्स याद रहते हैं लंबे समय तक। 10 दिन बाद भी पूछेंगे तो उसको पता रहेगा। लेकिन कुछ कुछ डेटा ऐसा होता है जो डेटा बार बार हमको भूलता है। हमें क्या करना है? एक शॉर्ट नोटबुक बनानी है। हमें उस शॉर्ट नोटबुक में क्या करना है? बस चैप्टर का नाम डालना है और पॉइंट फॉर्म में वो सारे स्टेटमेंट्स एज इट इज एनसीईआरटी के लिखने हैं, जो हमारे बार बार दिमाग से स्किप हो जाता है क्वेश्चन करते वक्त। इससे क्या होगा? सबसे अच्छा इस चीज का मतलब, ये जो मैंने आपको ये तरीका बताया, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मान लो कि अगले 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, मॉक टेस्ट है, फुल सिलेबस मॉक है या पार्ट टेस्ट है, जो भी है। अगर ये मॉक और ये पार्ट टेस्ट है और आपको 2-3 चैप्टर फटाफट रिवाइज करना है या एक पूरा यूनिट रिवाइज करना है या पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, तो विद इन अ डे आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर का बस हेडिंग डालना है और उसमें सिर्फ पॉइंट फॉर्म में वो पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको लग रहा है कि आपने रीड किया लेकिन आपको बार बार वो पॉइंट्स भूल रहे हैं। अब देखिए, हम अगर टारगेट कर रहे हैं कि भाई 360 आउट ऑफ 360 लाना है हमें, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पहले हमारा जो भी पूरा का पूरा एनसीईआरटी बना है और जो भी हमारे पास टोटल चैप्टर्स हैं, वो सब बहुत वास्ट है, बहुत जम्बल्ड है। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या
किस चीज का कितना इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप क्या करिए, एक वेटेज का एक चार्ट बनाइए। ठीक है, तो आप क्या करिए, एनसीईआरटी के चैप्टर्स का, एनसीईआरटी चैप्टर्स का आप क्या करिए, वेटेज चार्ट बनाइए। वेटेज चार्ट आप कैसे बनाएंगे, वेटेज चार्ट कैसे बनाएंगे, वेटेज चार्ट में आपको क्या करना है कि पिछले 4 से 5 साल में क्या ट्रेंड्स रहे हैं, मतलब किस चैप्टर से किस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप वेटेज चार्ट उठा करके देखोगे, वेटेज आप बायो का या केमिस्ट्री या फिजिक्स किसी का भी उठा करके देखोगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि 80% 70-80% चैप्टर से 90-95% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपके 90 क्वेश्चंस बायो में आ रहे हैं इस साल से, तो उन्होंने 90 क्वेश्चंस कर दिए हैं। ठीक है, आपके ऑप्शंस खत्म कर दिए हैं, तो 90 क्वेश्चंस अगर बायो में आ रहे हैं, तो उसमें से 80 क्वेश्चंस, 85 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैक्सिमम कुछ ही चैप्टर से आ रहे हैं, जिन चैप्टर्स का वेटेज हाई है। तो आप उन चैप्टर्स को क्या करोगे, टारगेट करोगे, और सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को थॉरो करोगे। मतलब इतना आपको वो चैप्टर्स तैयार हो जाने चाहिए कि वो आपके चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग लिस्ट में आ जाए। और फिर आपको ध्यान क्या देना है कि अगले 2 से 3 मॉक में उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस मुझसे गलत हो रहे हैं या नहीं। अगर उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत हो रहे हैं तो हमें उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है। तो आपको वेटेज का एक चार्ट चाहिए, उस वेटेज चार्ट के हिसाब से आप चैप्टर्स को टारगेट करोगे। जब आपके ये वेटेज चार्ट वाले चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो चैप्टर्स हैं ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में आ गए हैं मेरे, और मैं पिछले 2-3 मॉक से इनके क्वेश्चंस गलत नहीं कर रहा हूं। तब आपको टारगेट करना है उन चैप्टर्स को, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा गोल क्या है, 360 आउट ऑफ 360 लाना है। तो फिर आपको टारगेट करना है उन चैप्टर्स को जिनसे क्वेश्चंस कम आते हैं। जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका तैयारी में मन लगेगा। देखिए, नो डाउट एक प्रिपरेशन में, क्योंकि मैं ड्रॉपर रह चुका हूं, मुझे पता है कि प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है। ठीक है, अपने लाइफ, अपने ऊपर बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये समझ के रखना है कि आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और उस दिन को याद करो कि क्यों आपने स्टार्ट किया था ये चीज। मैंने भी बहुत सारे ड्रॉप्स लिए हैं, मुझे भी मेंटली बहुत प्रेशर पड़ता था ऊपर, लेकिन मुझे बस एक चीज याद रखती रहती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है। अब मैं आपके साथ ये सारी चीजें इसीलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको मल्टीपल ड्रॉप्स ना लगे बेटा। जो हमने गलतियां इतने ड्रॉप्स में सीखी हैं, वो गलतियां आपको हम बताएं और आप एक बार में सीख जाओ। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब आपने एक बार वेटेज चार्ट बनाया, आपने मॉक दिया, आपके मॉक में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम मॉक का एनालिसिस नहीं करते हैं। एक बात याद रखना मेरी हमेशा, जितना इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। अगर आपका मॉक टेस्ट में 720 में से 720 आउट ऑफ 650 भी आ रहा है, और अगर आप मॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो चांसेस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मॉक की एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनाना है। उस नोटबुक में आपको क्या करना है, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें सब्जेक्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज आपको एक चीज नोट करके रखनी है कि ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, क्या मैंने वैल्यूज गलत कर दिए, ठीक है, या मैंने मिसअंडरस्टूड कर दिया क्वेश्चन को, या मैंने नॉट करेक्ट नहीं देखा, इनकरेक्ट नहीं देखा, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देखा। ये जो वर्ड्स होते हैं, ये वो जो वर्ड्स का पूरा कैच होता है नीट में, इनको नहीं देखा, इनको ओवरलुक कर दिया। तो आपके मॉक के एनालिसिस में ये होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपसे गलत किस कारण की वजह से हुआ है, और क्यों, मैं क्या करके इसको सही कर सकता हूं। ठीक है, तो आपका मॉक का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप मॉक टेस्ट देने जाइए, तो मॉक टेस्ट देने से पहले आप अपने पिछले मॉक एनालिसिस को स्टडी करिए, उसको देखिए कि आपने उसमें क्या गलतियां की थी और क्यों गलतियां की थी। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एनसीईआरटी में ना हम बहुत सारी चीजें, हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी में नो डाउट आजकल क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन क्या आ जाते हैं। तो अगर आपके स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी का डेटा, जो डेटा एनसीईआरटी के बीच बीच में चीजों में दिया हुआ है, कोई एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, उनको आपको स्किप नहीं करना है। कुछ भी करके आपको उन एक्सेप्शंस को, उस डेटा को याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है कि हम जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, खास करके एनिमल किंगडम जैसा चैप्टर हो गया, प्लांट किंगडम जैसा चैप्टर हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, ऐसे चैप्टर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट हो गया,
ऐसे चैप्टर्स में बेटा अगर आप ध्यान दोगे तो एग्जाम्पल्स बहुत भर भर के दिए हुए हैं, और अगर एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत ज्यादा दिए हुए हैं तो नो डाउट उनको अगर क्वेश्चन टफ बनाना है तो वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ डेटा हमारे चैप्टर्स के अंदर नहीं होता है और वो डेटा हमारे समरी के अंदर होता है चैप्टर के। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12 का एनसीईआरटी का, तो उसमें इनफर्टाइल कब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को इनफर्टाइल डिक्लेयर करता है, इसका कोई डेटा नहीं दिया हुआ है चैप्टर के अंदर। लेकिन वहीं पे आप समरी उठा करके देखोगे तो समरी में ये डेटा साफ लिखा हुआ है कि अगर 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन अगर कोई भी कपल करता है और फिर भी उसको बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको आप इनफर्टाइल डिक्लेयर कर सकते हो। ये डेटा आपकी समरी में दिया हुआ है। अब एनटीए क्या करेगा, क्वेश्चन देगा और आपसे पूछ देगा ये क्वेश्चन एग्जाम में, और आप बोलोगे कि एनसीईआरटी का डेटा नहीं है ये, लेकिन आप वहीं पे गलत हो जाओगे, आपका अटेम्प्ट चला जाएगा बेटा, मार्क्स चले जाएंगे आपके। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, चाहे आप निमोनिक्स बना करके याद करिए, चाहे अगर आपको अच्छी मेमोरी है तो डायरेक्ट याद होता है डायरेक्ट याद करिए, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है और हर चैप्टर की समरी आपको जरूर से जरूर पढ़नी है, उसमें आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए हमारे ना जो डायग्राम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें कारा का डायग्राम था जो कि एक ग्रीन एल्गी है, तो उसके डायग्राम में हमेशा पूछता था। फिर अगर आप प्लांट किंगडम उठाएंगे तो उसमें आर्चिगोनियम एंथ्रीडियो 4 का डायग्राम है थैलस के ऊपर। ठीक है, उसमें बार बार वो पूछता है कि इसमें आर्चिगोनियम कौन सा है, इसमें एंथ्रीडियम कौन सा है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, आपको जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी का डायग्राम आपके सामने आ रहा है, आप उस डायग्राम को बनाएंगे, लेबल करेंगे एक बार देख करके, उसके बाद एक बार आप क्या करेंगे, उसको बिना देखे बना करके लेबल करेंगे। जब ऐसा आप करते हैं, 7 से 8 बार अगर आपने रीडिंग दी है, तो नो डाउट आपके डायग्राम वाले क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बेटा, देखो मैं तुमको बता रहा हूं, जो टारगेट किया है तुमने नीट, उसको सीरियसली लो। डॉक्टर्स बहुत कम है बेटा, डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और ऐसा प्रोफेशन है जिसको जिसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। तो एक बार में मेहनत करो। मैं बता रहा हूं आपको, नीट जो है वो 8 से 9 महीने का पूरा अगर आप बहुत ही ज्यादा सीरियसली तैयारी करते हो, 12 से 14 घंटा डेली पढ़ते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, फुल सिलेबस एनालिसिस करते हो, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं फॉलो करते हो, नो डाउट 7 to 8 मंथ्स में आप नीट आराम से क्रैक कर सकते हो। अगर आपका बहुत रैंक आपको लाना है, रैंक होल्ड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 साल का प्रिपरेशन है, उसमें वो तो उसमें तो कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए गलत तो किसी के साथ नहीं हो सकता है। जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसके मार्क्स आपसे ज्यादा आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आप डिसहार्ट ना हो, आप डीमोटिवेट ना हो, आप तैयारी छोड़ मत दो। बीच बीच में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये तैयारी वर्थ नहीं है मेरे लाइफ की या मेरे टाइम देने की। देखिए बेटा, तैयारी आपको किसी ना किसी फॉर्म में कभी ना कभी प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। आप चाहोगे कि आप 12th लेवल पे प्रिपरेशन नीट के लिए, जेई के लिए नहीं करोगे, तो आप बच जाओगे, कोई ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद आपको जॉब लेने के लिए कोई ना कोई प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मतलब किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको प्रिपरेशन तो करना ही करना पड़ेगा, उस चीज से आप बच नहीं सकते हो। और अगर आप एजुकेशन एक्वायर करते हो बेटा, एजुकेशन आप लेते हो किसी भी लेवल का, जितना अच्छा एजुकेशन लोगे, एक चीज तो मेरी बात याद रखना, मुझसे भी किसी ने बोला था कि अगर आप ढंग से अपनी जिंदगी में 1 साल भी पढ़ोगे तो आप कभी भी वो ईयर आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, डिसहार्ट मत हो। ठीक है, डीमोटिवेट मत हो, बात मानो, मैंने खुद ने किया है और इसीलिए मैं तुमको बता पा रहा हूं ये चीज पॉसिबल है। करो, मेहनत करो, हम टीचर्स की बात सुनो। मैं बता रहा हूं तुमको बायो में कैसे मार्क्स लाते हैं, केमिस्ट्री के सर बताएंगे केमिस्ट्री में मार्क्स कैसे लाते हैं, फिजिक्स के सर बताएंगे फिजिक्स में मार्क्स कैसे लाते हैं। फॉलो करो, ट्रस्ट करो और तुम देखो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगली बात जो हमको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि जैसे जैसे आपका प्रिपरेशन आपके एग्जाम की तरफ बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक आते जाते हो, आपका स्टडी मटेरियल कम से कम हो जाना चाहिए। मतलब आप एट द एंड जब आपका प्रिपरेशन बहुत पास में पहुंच जाएगा, जैसे अभी नीट आने वाला है मई में, तो अगर अब हम मार्च में एंटर कर चुके हैं, मार्च में एंटर कर चुके हैं, अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो अब इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अपना स्टडी मटेरियल एकदम कंडेंस करो। बायो के लिए मैं तुमको बता रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ो, जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ो, और सिर्फ पीवाईक्यूज लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम देखना कि तुम्हारा स्कोर एक्चुअल एग्जाम में कितना ज्यादा बूस्ट करेगा।
तो तुमको बस ये बात समझ के रखनी है कि हमको कुछ भी करके अपना स्टडी मटेरियल कंडेंस करना है। हमारे पास सिर्फ एक दो एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, क्लास 11 क्लास 12 की, और पीवाईक्यूज की एक बुक होनी चाहिए। हमको पीवाईक्यूज लगाएंगे, हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी रीड करते रहेंगे, खत्म। इससे ज्यादा आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं करना है। जिनके पास पूरा साल है वो अलग अलग स्टडी मटेरियल्स यूज कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्लास में टीचर जो क्वेश्चन सॉल्व करवाता है वो कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन जैसे जैसे आप एग्जाम के पास आएंगे आपका स्टडी मटेरियल एकदम कम से कम होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको रिवीजन कहां से करना है। रिवीजन से नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं। रिवीजन, भाई देखो, नीट का एग्जाम मई में है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया होगा, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा और उन्हें अब बायो में एक ब्रश अप देना है बहुत बढ़िया सा। तो आपको क्या करना है, मार्च और अप्रैल के मंथ में एक बढ़िया रिवीजन शेड्यूल बनाना है। ठीक है, अगर आप ये रिवीजन शेड्यूल बनाते हो तो आपको, मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, आपके लास्ट मंथ में, सिर्फ और सिर्फ लास्ट मंथ में 100 से ज्यादा मार्क्स आपके बूस्ट हो सकते हैं। मतलब अगर आप 500 पे अटके हुए पड़े हो तो आप चले जाओगे 600 प्लस तक। बस आपको क्या करना है, अच्छा रिवीजन शेड्यूल बनाना है। अच्छा रिवीजन शेड्यूल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे 10 डेज लगते हैं एनसीईआरटी खत्म करने में। मुझे 10 डेज लगते हैं बायो एनसीईआरटी फिनिश करने में, बायो एनसीईआरटी रीड करने में। बायो एनसीईआरटी रीड करने में मुझे 10 दिन लगते हैं। फिर मुझे फिजिक्स के पीवाईक्यूज लगाने में, फॉर्मूला रिवाइज करने में 10 दिन लगेंगे। केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज, फॉर्मूला, ग्राफ रिवाइज करने में मुझे 10 दिन लगेंगे एनसीईआरटी पढ़ने में। तो आप लास्ट मंथ में क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 10 डेज जो हैं वो दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने दिए, फर्स्ट 10 डेज आपने दिए फिजिक्स को। अब आप पूरा टाइम फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, फिजिक्स पे ध्यान देंगे। ये आपकी प्रायोरिटी होगी इस 10 दिन में। लेकिन इसके साथ साथ आप डेली 2 आवर्स केमिस्ट्री करेंगे, 2 आवर्स केमिस्ट्री करेंगे एंड 2 आवर्स बायो करेंगे। अब इसको आप बढ़ा भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर डिफिकल्टी लेवल, या जिस हिसाब से तुम ग्रैब करते हो उसके हिसाब से यह आवर्स वेरी भी कर सकते हैं। मैं तुमको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप लास्ट एक मंथ में रिवीजन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट, उस लास्ट 1 मंथ में कोई भी बच्चा ऑन एन एवरेज 14 से 16। अगर कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसने मतलब लास्ट मिनट में अगर वो रिवीजन करने जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अब ना आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, आपका कॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एक बच्चा आराम से 12 से 14 से 16 घंटे तक पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इतना आवर्स दे रहे हो तो इसमें आपको मेजर जो टाइम देना है वो मेजर टाइम अराउंड आप पकड़ सकते हो 10 आवर्स। 8 to 10 आवर्स आप दोगे किसको, फिजिक्स को दोगे, और बचे हुए 4 to 6 आवर्स आप किसको दोगे, केमिस्ट्री एंड बायो को। डिपेंडिंग ऑन कैसा आपका है, आप बायो ज्यादा तेज ग्रैब करते हो, केमिस्ट्री ज्यादा तेज ग्रैब करते हो, आपका केमिस्ट्री वीक है, बायो वीक है, उसके बेसिस पे ये टाइम वेरी कर सकता है। तो फर्स्ट 10 डेज आपके ऐसे बीत गए। मतलब फर्स्ट 10 डेज में आपने क्या किया, टारगेट किया, प्रायोरिटाइज किया फिजिक्स को, जिसके साथ आप केमिस्ट्री और बायो भी रिवाइज कर रहे हो, लेकिन कम टाइम देके रिवाइज कर रहे हो। जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी बेटा, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट 10 डेज में, आपको क्या करना है, नेक्स्ट 10 डेज में आपको प्रायोरिटी देनी है किसको, केमिस्ट्री को। अब जब आप केमिस्ट्री को प्रायोरिटाइज करोगे तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे आपको मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स किसको देने रहेंगे, केमिस्ट्री को देने रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप 4 to 6 आवर्स किसको दे रहे होगे, फिजिक्स को एंड बायो को। जिसमें फिजिक्स में आपको पता है लास्ट मिनट पे आप पूरा चैप्टर तो पढ़ोगे नहीं, तो आप मेन मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे। ये मोर देन इनफ है लास्ट मोमेंट के लिए। तो लास्ट मोमेंट पे बहुत बच्चे ये भी पैनिक करते हैं, अरे कैसे रिवाइज करेंगे, एक ही महीना बचा है, एक महीने में पूरा फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, पूरा केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, पूरा बायो कैसे पढ़ेंगे। अगर बेटा आपने साल भर तैयारी अच्छे से की है, बहुत अच्छे से आपने 1 साल 2 साल से तैयारी की है, तो इतनी बात आप समझ जाइए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अगर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज और अपने टीचर के नोट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ग्राफ इतना रिवाइज करके जाते हो पीवाईक्यूज लगा करके अच्छे से, तो मैं आपको बता रहा हूं आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे ये पैनिक नहीं करना है कि पूरी फिजिक्स कैसे पढ़ लेंगे। लास्ट मोमेंट पे बेटा पूरी फिजिक्स आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये बात आप भी जानते हैं।
और आपके टीचर्स भी जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 डेज में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री को प्रायोरिटाइज करना है, जिसमें आप 8 से 10 घंटा केमिस्ट्री पढ़ोगे और बचे 4 से 6 घंटे में आप फिजिक्स और बायो पढ़ोगे, जिसमें बायो में क्या होगा, फटाफट रीडिंग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला मैंने आपको बताया, आप नोटबुक बनाओगे, उससे रीडिंग करोगे, पीवाईक्यूज लगाओगे, इस 4 to 6 आवर्स में आप यही करोगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट लास्ट 10 डेज, उसमें आप क्या करोगे, लास्ट 10 डेज में, आप क्या करोगे, इसमें आप प्रायोरिटाइज करोगे बेटा, इसको बायोलॉजी को प्रायोरिटाइज करोगे, और बायोलॉजी को प्रायोरिटाइज करके इसमें आप क्या करोगे, 8 to 10 आवर्स डेली आप किसको दोगे, बायोलॉजी को दोगे। ठीक है, और बचे 4 to 6 आवर्स आप किसको दोगे, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को दोगे। 4 to 6 आवर्स आप किसको दोगे, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को दोगे। तो ये एक रिवीजन शेड्यूल है जो मैंने खुद फॉलो किया था और मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप देखोगे आपको बहुत हेल्प होगा और अराउंड 100 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे अगर ये आपने तरीके से फॉलो किया है और एकदम मन से पढ़ाई की है तो। ठीक है, उसके बाद रिवीजन शेड्यूल जब एक बार हमारा हो गया, देखिए मैं नो डाउट इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत एंथुजियाज्म चाहिए, बहुत मोटिवेशन चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बेटा, आप ये कर सकते हो। मैंने भी कई सारे ड्रॉप्स लिए, लेकिन आप ड्रॉप के उसमें एकदम थॉट प्रोसेस में अगर आपके ड्रॉप है, ड्रॉप ईयर, तो निकाल दो कि अगला ड्रॉप ले लेंगे, या फिर अगर फाउंडेशन बैच का बच्चा है तो 12th अपियरिंग नहीं यार, एक ड्रॉप लेकर के कर लेंगे। बेटा ड्रॉप में प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, आप नहीं कर पाओगे, उतना टेंशन आप नहीं बियर कर पाओगे। हो सकता है आप कर भी लो, लेकिन क्यों करना है, जब एट द एंड हमको सिलेक्शन लेना ही है तो ढंग से करेंगे। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके पास टीचर होते हैं, बच्चे टीचरों से बात नहीं करते हैं, बच्चों को टीचर्स के कांटेक्ट में हमेशा रहना चाहिए बेटा। अगर आपको पढ़ाई के दौरान, आपको प्रिपरेशन के दौरान जो भी दिक्कतें आती हैं, आप टीचर से बात करिए, टीचर आपको तरीका बताएंगे कि उस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम किया जाता है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से ओवरकम किया होगा, वो भी कभी ना कभी आपके जैसे ही एक स्टूडेंट रहे होंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप अपने टीचर से कंसल्ट करिए। ठीक है, जो मैंने तरीके बताए हैं मैं एक बार फिर से आपके सामने उनको रिवाइज कर दे रहा हूं। सबसे पहला चीज, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है। फिर आपको एक छोटी नोटबुक बनानी है जिसमें आप वो एनसीईआरटी के फैक्ट्स और डेटा लिखेंगे जो आपको लग रहा है आप बार बार भूल जाते हैं। फिर आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एग्जांपल्स, डेटा, समरी, ये सब पढ़ना है। एनसीईआरटी को थॉरो रीडिंग देनी है, प्रॉपर एक एक लाइन रीड करना है। देखिए लाइन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि रिसेंट ईयर्स में आपको, अगर आपने पेपर ट्रेंड फॉलो किया है तो आपने एक चीज देखा होगा कि रिसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट लिखे रहेंगे, उसमें से पूछेंगे करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स हैं, इनकरेक्ट कितने स्टेटमेंट्स हैं, फिर स्टेटमेंट लिख करके देगा, बोल देगा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ये सब चीजें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी बायोलॉजी में। ठीक है, अब बायोलॉजी में एक जो बच्चा जो कांस्टेंट गलती करता है, मुझे अभी याद आ गया तो मैं आपको बता रहा हूं, जो कांस्टेंट गलती एक बच्चा करता है वो ये करता है कि वो बायोलॉजी को बहुत ज्यादा टाइम देता है सॉल्व करने में। मेन एग्जाम में बेटा आपके पास 3 घंटे रहेंगे, जिसमें से आपको 2 घंटे 45 मिनट ही प्रॉपर मिलेगा, जिसमें से आपको 2.5 घंटे ही सिर्फ पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा। 15 मिनट आपको ओएमआर शीट भरने में चले जाएंगे आपके, क्योंकि ओएमआर शीट को भी आपको उतनी ही प्रायोरिटी देनी है जितना आप सॉल्विंग को दे रहे हो, क्योंकि अगर ओएमआर शीट गलत हो गया एक भी जगह पे तो आपको आपका पूरा अटेम्प्ट कॉस्ट कर सकता है। ठीक है, तो 2-2.5 घंटे में से आपको बायोलॉजी को फास्ट करना है, विद इन 45 to 50 मिनट्स आपको विद ओएमआर आपको बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है। अब ये करने के लिए आपको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि एक बार में आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो और एक बार में आपको क्वेश्चन क्लिक कर जा रहा है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, आपके साथ होता भी होगा कि जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आप बहुत एब्सेंट माइंडेड होकर के रीड कर रहे हो क्वेश्चन। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपने रीड किया, आपका रीडिंग टाइम वेस्ट हुआ, फिर से आपको रीड करना पड़ रहा है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ये नहीं करना है, पूरे अटेंशन से क्वेश्चन रीड करना है। अगर पहला या दूसरा ऑप्शन आंसर लग रहा है तो टिक नहीं करना है, एकदम लास्ट तक ऑप्शंस को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन के अंदर नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट कुछ भी ऐसा वर्ड दिया है, आपको वहीं पे उस वर्ड को अंडरलाइन करना है। उस वर्ड को अंडरलाइन करोगे तब जाकर के क्वेश्चन में आपको ध्यान रहेगा कि इसने फॉल्स, नॉट करेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट क्या क्वेश्चन पूछा था।
ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे बेटा। आपको अपना मटेरियल कंडेंस करके रखना है, एनसीईआरटी की बार बार रीडिंग लगानी है, मॉक टेस्ट एनालाइज करना है, एनसीईआरटी को समझने के लिए टीचर के नोट्स समझने हैं, टीचर का लेक्चर याद करना है। नहीं याद आ रहा है, नहीं नोट्स समझ में आ रहा है, टीचर से फिर वो टॉपिक पूछिए। लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, एनसीईआरटी को तभी आप समझ पाएंगे जब टीचर के लेक्चर अच्छे से करेंगे। तो टीचर्स का लेक्चर अच्छे से करिए, एनसीईआरटी समझिए, पॉइंटर्स बनाइए, पॉइंट्स फैक्ट्स लिखिए, याद करिए, डायग्राम प्रैक्टिस करिए, एक बार देख करके एक बार बिना देखे लेबलिंग, ये सारे जो पॉइंट्स है बेटा ये आप फॉलो करिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने क्रैक किया हुआ है नीट, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैंने ड्रॉप लेकर के क्रैक किया है नीट, तो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज कि नीट क्रैक करना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस उसके लिए जो चाहिए होता है वो फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। पढ़ना यहां मुश्किल नहीं है, जो अपनी आदतें डेवलप करनी पड़ती है नीट क्रैक करने के लिए, वो आदत डेवलप करना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, आपके पास परसिवरेंस है, पेशेंस है, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए, एकदम मोटिवेशन के साथ प्रिपेयर करिए। एक अटेम्प्ट में क्रैक करना है, इस चीज को दिमाग में रख करके प्रिपेयर करिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।